नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ था, कैसे पुर्तगाली लोग भारत में आए, फिर स्पेन के निवासी कैसे विश्व की खोज में यानी कि नए नए मार्गों की खोज में नए नए रास्तों की तलाश किए और उसमें पुर्तगाली सबसे आगे निकला। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पर पहुंच गए और उसके बाद अल्फांसो डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ना और निनो डी कुन्हा, इन लोगों ने अपना काम किया। और फिर धीरे धीरे डच आए, डेनिश आए, स्पेनिश आए, स्पेनिश तो नहीं आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए। और डच की ज़्यादा रुचि इंडोनेशिया में थी, जो स्पाइस आइलैंड वगैरह था वहाँ पर थी, और ब्रिटिशों की ज़्यादा रुचि भारत में थी ना। तो बाद में कुछ समय तक लड़ाई होती रही डच और पुर्तगाली के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, डच और अंग्रेज़ों के बीच में। तो बाद में सहमति बन गई कि डच वाले जो रहेंगे वो इंडोनेशिया स्पाइस लैंड का, जो स्पाइस आइलैंड है, उसका सारा दारोमदार उनके ऊपर रहेगा और ब्रिटिशों को भारत का पूरा कब्जा सौंप दिए कि आप भारत पर राज करिए, भारत पर व्यापार करिए। तो धीरे धीरे जो है पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र मतलब जो अफ्रीका के नीचे वाला पूरा महासागर है और जो भारत के नीचे वाला पूरा महासागर है ना, वो सारा हिंद महासागर। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 5 महासागरों में से सबसे बड़ा प्रशांत है ना। दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, तीसरे पे हिंद महासागर है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये व्यापार की दृष्टि से है, जो ट्रेड होता है, ट्रेड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया भर का जितना व्यापार होता है समुद्र के माध्यम से, जैसे भारत में जितना भी व्यापार होता है 95% जो व्यापार है वो समुद्र के माध्यम से होता है, बंदरगाहों के माध्यम से होता है। और दुनिया भर में जितने व्यापार होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग द्वारा होता है ना। तो हिंद महासागर समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर है और इस पे जिसका कब्जा हो गया 17वीं 18वीं शताब्दी में, समझ लो उसका पूरे यूरोप पे या पूरे एशिया पे एक बहुत बड़ा व्यापार की दृष्टि से उसका कब्जा हो गया। और किसी ने कहा भी था, जब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब चल रहा था, किसी इतिहासकार ने कहा भी था कि अगर भारत पर किसी ने कब्जा कर लिया, भारत पे व्यापार की दृष्टि से अगर किसी ने कब्जा कर लिया, पूरा प्रभुत्व भारत के ऊपर जिसका हो गया, मान लो ब्रिटिशों का हो गया, तो पूरे यूरोपीय महाद्वीप में वो सबसे ज़्यादा वर्चस्व उसका रहेगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। मतलब कि भारत कितना मजबूत था उस समय इकोनॉमिक दृष्टि से, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। तो जितने भी यूरोपीय शक्ति थे उनका मेन मकसद ये था, मेन मोटो ये था कि भारत पर कब्जा किसी तरह बढ़ाया जाए। तो धीरे धीरे पुर्तगाली हट गए, पुर्तगाली को डचों ने हटा दिया, फिर डचों को ब्रिटिशों ने हटा दिया। धीरे धीरे फ्रेंच भी आए। फ्रेंच लगभग 1660 के दशक में उनकी एक कंपनी बनी और लगभग 20-25 साल तक फ्रेंच और इंग्लैंड वालों के बीच में झड़प होती रही। और एक 3 कर्नाटक युद्ध बोलते हैं उसको ना, कर्नाटक युद्ध दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। तो निर्णायक युद्ध हो गया। तो फ्रांसीसी भी एक तरीके से उनका भी कब्जा भारत से लगभग हट गया। यानी ये सहमति बन गई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में कि अंग्रेज़ जो हैं वो राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से उनका ही सर्वस्व वर्चस्व रहेगा भारत में, और जो फ्रांसीसी हैं उनका खाली इतना रहेगा कि नाम मात्र के व्यापारी रह जाएंगे। तो भारत में रहेंगे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज। तो समझेंगे कि कौन सी वो परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में ज़्यादा रह पाए। एक तो दक्षिण में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ, तो उसमें अंग्रेज का वर्चस्व हो गया। उसके बाद जो सबसे पहला उन्होंने विजय अभियान चलाना शुरू किया, तो बंगाल को जीतना शुरू किया सबसे पहले। तो आज का अगर हम टॉपिक एक वाक्य में बोलें क्या है, पढ़ना क्या है आज, तो हम कह सकते हैं कि बंगाल विजय के बारे में हमें पढ़ना है कि बंगाल विजय कैसे कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थीं। तो मुग़ल साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके संस्थापक बाबर थे, फिर उनके बेटे हुमायूं, उनके अकबर, अकबर के बेटे और शाहजहाँ, उनके फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर उनके बेटे औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब एक बहुत बड़ा समझ लो टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसकी मृत्यु जो है 1707 में हो गई थी।
जब 1707 में औरंगजेब मर गया तो मुग़ल सत्ता जो है बहुत तरीके से कमज़ोर हो गई। मुग़ल सत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्रीय सत्ता थी, मुग़ल सल्तनत जिसको बोलते हैं, उसका पूरा एम्पावरमेंट जो था, पावर जो था पूरे इंडिया पे था। पूरे इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत को थोड़ा सा छोड़ करके दक्षिण पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, जैसे अगर छोटा सा मैप बनाए यहाँ पर, ऐसे अगर आ जाओ यहाँ पे, तो ये जो है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत, इंग्लिश बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट इंडिया। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट इंडिया। तो इन 3 क्षेत्रों पर मुग़लों का जो है वर्चस्व नहीं था ना। तो इधर ही सबसे पहले आए पुर्तगाली सबसे पहले देखो आए तो कालीकट पर आए ना, कालीकट पर आए, फिर कोचीन पे आए, फिर गोवा पे कब्जा किया, धीरे धीरे जा करके मद्रास में कब्जा किया। सबसे पहले वो दक्षिण में ही कब्जा किया, जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं साउथ इंडिया बोलते हैं इसको। तो साउथ इंडिया में ही सबसे पहले यूरोपीय कंपनी जो है चलाए विजय अभियान अपना, चाहे पुर्तगाली रहे हों चाहे अंग्रेज़ भी अगर आए तो सबसे पहले यहीं पर आए। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुग़ल सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। और जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर हुई, दिल्ली यहीं पर है बीच में, ये रफली है, मान के लगभग दिल्ली यहाँ पर है, डी फॉर दिल्ली। तो दिल्ली जो सल्तनत थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो बहुत सारे राज्य अलग अलग बन गए। जैसे पहले जो प्रांतें थीं उनको सूबा कहा जाता था। जैसे आज के समय में 28 राज्य हैं पूरे भारत में, तो केंद्र सरकार जो उसका कार्यालय है पूरा दिल्ली में है। बाकी अपनी राज्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, सिक्किम राज्य है ना। ऐसे ही पहले दिल्ली सल्तनत जब थी, मुग़लों का सल्तनत था, तो दिल्ली जो है एक तरीके से राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत जो थी दिल्ली में रहती थी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जैसे आज की मोदी सरकार है। और जितने भी उस समय राज्य थे मोटी मोटा, जैसे बम्बई राज्य था, मद्रास राज था, और इधर अपना कह सकते हैं इसको उत्तर प्रदेश वाला जो राज्य था, उत्तर प्रदेश में उस समय उत्तर प्रदेश भी था, उत्तराखंड भी था, और एक बहुत बड़ा बिहार राज्य था जिसमें बिहार और झारखंड ये सब मिले हुए थे। एक मध्य प्रांत था जिसमें पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब था। तो ऐसे बड़े बड़े प्रांत थे, मुश्किल से 5, 6, 7 प्रांत रहे होंगे। वो 5-6 प्रांत दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते थे। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो पूरा भारत एक तरीके से विखंडित हो गया, खंडित हो गया, अलग अलग राज्यों में बट गया। उसमें कुछ मोटी मोटा जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य बना औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, हैदराबाद एक राज्य बना। एक राज्य हैदराबाद के बगल में ही कर्नाटक बना। एक राज्य बंगाल बना, ठीक है। एक राज्य मराठा साम्राज्य बना पूरा, जिसको बोलते हैं मराठा एम्पायर, ठीक ना, मराठा एम्पायर बना पूरा एक। और दिल्ली के आसपास के कुछ एरिया थे, जैसे यहाँ पर पंजाब है ना, तो एक पंजाब राज्य बना। और कौन सा राज्य बना, एक जाटों का राज्य बना, एक रोहेलों का राज्य बन गया। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो राजस्थान वाला हिस्सा है यहाँ पर भी एक राज्य बन गया। इसके अलावा एक मैसूर राज्य बना, बहुत महत्वपूर्ण है, मैसूर राज्य बन गया। ये मोटी मोटा कुछ राज्य बन गए जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसमें से कुछ राज्य को प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं, यानी कि प्रिंसली स्टेट कहते हैं। जैसे प्रिंसली स्टेट में एक तो आ जाता है अपना हैदराबाद जो है, ये एक तरीके से प्रिंसली स्टेट में आ जाता है, जिसको उत्तराधिकार राज्य बोलते हैं। हिंदी में इसको उत्तराधिकार राज्य बोलते हैं। तो एक तो राज्य बने जो उत्तराधिकार वाले राज्य थे, जैसे कि एक हैदराबाद बन गया जो कि उत्तराधिकार वाला राज्य था। एक जो मराठा साम्राज्य था ये भी उत्तराधिकार वाले राज्य थे, ठीक ना। और कुछ राज्य ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत से बगावत कर दिए। बगावत करने के पश्चात कुछ राज्य बने, जैसे एक पंजाब राज्य बना। पंजाब राज्य को किसने बनाया, तो महाराजा रणजीत सिंह एक नाम आता है, महाराजा रणजीत सिंह, इनके अधीन पंजाब राज्य की स्थापना हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहे।
और जाटों की हुई, रुहेलों की हुई, और मैसूर की जो है टीपू सुल्तान के पिता क्या नाम है, हैदर अली। तो हैदर अली इसके प्रमुख संस्थापक रहे, किसके, मैसूर के। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान इसका दारोमदार संभाले। और रुहेल जाट ये तो रहे ही। बंगाल जो है इसके बारे में तो आज पढ़ना ही, तो बंगाल अभी पढ़ेंगे विस्तार से। कर्नाटक राज्य की स्थापना हो गई। और जो हैदराबाद है ये प्रिंसली स्टेट था ही, और इसकी स्थापना किसने की थी, निज़ामुल बुरहानुल मुल्क बोलते हैं इनको। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की, अगर इसकी बात करें तो निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। और कब की, तो कह सकते हैं 1724 में की, ठीक ना। 1720 से 1722 तक इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को थोड़ा सा मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। और 1720 क्या 1722 कह लें, या 1720 से 1722 तक इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। और 1722 से 1724 तक ये हैदराबाद के एक तरीके से जो बिजनेस वाला, ट्रेड वाले मिनिस्ट्री होती है, जैसे वित्त मंत्रालय होता है, तो एक तरीके से ये वित्त मंत्रालय में काम कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए सरकार को, हैदराबाद की सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन इनके सुझाव को माना नहीं गया। जो अपना रिकमेंडेशन देते थे कि शासन व्यवस्था में या वाणिज्य में, व्यापार में इन बातों का लागू किया जाए, तो उसको ये ठीक से लागू नहीं कर रहे थे हैदराबाद की सरकार ने। तो निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में क्या किया, एक अलग राज्य की स्थापना कर दी। वो राज्य कौन सा था, हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। 1724 से 1749 तक जो है ये अच्छे से हैदराबाद राज्य को चलाए। और 1749 में जब इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह के, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हैदराबाद राज्य भी बढ़ गया। हैदराबाद जैसे कर्नाटक जो था, कर्नाटक का भी बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हैदराबाद से ही चलता था, प्रशासनिक कार्यवाही हैदराबाद से ही चलती थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो धीरे धीरे कर्नाटक अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया। कर्नाटक में ही एक क्षेत्र आता है अर्काट, एक आता है त्रिचुरापल्ली, तो उन सब में फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ, तो धीरे धीरे ये सब भी विखंडित हो गए। ये बंगाल है, बंगाल के बारे में विस्तार से पढ़ना ही है। मराठा साम्राज्य ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस समय हम बंगाल विजय के बारे में पढ़ते हैं, उस समय अंग्रेज़ जो थे पूरे भारत में अपना विजय अभियान चला रहे थे। सबसे पहले तो फ्रांसीसी से उन्होंने जीता, जो पौंडीचेरी वाले कुछ हिस्से हैं या अर्काट वाला, त्रिचुरापल्ली वाला हिस्सा है, अंग्रेज़ों ने पहले फ्रांसीसी से जीत लिया। तो उनके अंदर कितनी पावर है, कितनी उनके अंदर क्षमता है, अंग्रेज़ों ने इसको देख लिया कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम कहाँ तक अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों की नज़र बंगाल में गई। बंगाल जो था उस समय बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, अभी भी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। गंगा का मैदान है वो पूरा। गंगा की धारा जब इधर से निकलती है उत्तराखंड से, यहाँ उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड से गंगा निकलेगी तो पूरा उत्तर प्रदेश में जाती है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को छुएगी और बिहार में पूरा बहेगी, और उसके बाद यहीं से पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में एक धारा इसकी ऐसे नीचे आ जाती है, हुगली बोलते हैं उसको, हुगली नदी। अभी साफ साफ बना देंगे नक्शा, समझ में आएगा। हुगली नदी बहती है, तो हुगली नदी किनारे वाला जो क्षेत्र है पूरा, इधर अभी वर्तमान में देखा जाए चावल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जो जूट होता है, जूट का उत्पादन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और डचों ने, जैसे जब डच वाला पढ़ाए थे तो उसमें बताया था चिंसुरा एक क्षेत्र था, वहाँ पर डचों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, तो उस फैक्ट्री से वो निर्यात करते थे कपड़ों का। और कपड़ों की निर्यात के मामले में डचों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने चिंसुरा से निर्यात करना प्रारंभ किया था। तो एक तरीके से ये कपड़े का व्यापार का भी केंद्र था अच्छे से। यहीं समुद्र के किनारे कोलकाता नगर था, कलकत्ता, उसमें कलिकट्टा उसको बोलते थे, सुनीकाटी करके एक स्थान था, अभी नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। वही नाम आगे चल के कलिकत्ता बना, कलिकत्ता फिर आगे चल के कलकत्ता बना, कलकत्ता फिर आगे चल के कोलकाता बना। तो उस समय कलिकत्ता जो शहर था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उधर से ये कलकत्ता एक तरीके से बंदरगाह भी था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बंदरगाह, जहाँ से व्यापार वगैरह होते हैं।
तो बंगाल इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि यहाँ से व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं थी। इसके अलावा यहाँ से ट्रेड तो होते ही थे और उर्वर भूमि थी। और दूसरी ये कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों से जीते थे अंग्रेज, तो उनको पता था कि हमारी स्थिति क्या है, हम कितने ज़्यादा मजबूत हैं। और जब ये सब पता था तो ये भी जानते थे कि भारत के जो सैनिक हैं उनके अंदर देशभक्ति वाली भावना नहीं है, भारत के जो राजा महाराजा हैं उनके अंदर देशभक्ति वाली भावना नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, वो आपस में ही कटते मरते थे। तो इसी का लाभ उठा करके जो डुप्ले थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने भी इसका लाभ उठाया और दक्षिण भारत में वो अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिए थे फ्रांसीसी। लेकिन जब उनको भी हरा दिए तो अंग्रेज जान गए कि हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है, अगर हम चाहें तो किसी एक राज्य पर हमला कर सकते हैं। तो उनकी नज़र बंगाल में गई। बंगाल के बारे में पहले थोड़ा जान लें कि सन 1700 में एक व्यक्ति था मुर्शिद अली खां। मुर्शिद अली खां, ALI, ठीक है। मुर्शिद अली खां को केंद्र सरकार यानी दिल्ली सल्तनत ने इनको भेजा दीवान के पद पर कि आप जाइए बंगाल में दीवान का पद संभालिए। तो सन 1700 में ये आ गए दीवान बनकर। बहुत ही ज़्यादा योग्य थे, कर्मठ थे, दृढ़ संकल्पित थे, अपने राज्य को कैसे चलाना है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था। सन 1700 में मुर्शिद अली खां को इसी बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। जैसे पहले बताया ना कि मुगल साम्राज्य में जो राज्य होते थे उनको सूबा बोला जाता था, और सूबा का जो सबसे प्रमुख होता था उसको सूबेदार बोलते थे। यानी भी वर्तमान में जैसे केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है ना, मान लो आनंदीबेन पटेल हैं, तो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है ना, उन्हीं को पहले सूबेदार कहा जाता था, यानी जो पूरा सूबा है उसका प्रमुख। तो मुर्शिद अली खां को सूबेदार बना दिया गया। कब? सन 1717 में इनको सूबेदार बना दिया गया। और मुर्शिद अली खां सोच रहे थे कि हम धीरे धीरे जो है केंद्रीय सत्ता से अलग हो जाएं, स्वायत्त राज्य अपना बना लें। कैसा? स्वायत्त राज्य बना लें। लेकिन कहे कि अभी उतनी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बंगाल राज्य उस समय जो था, बंगाल राज्य में उस समय बंगाल भी था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी था, पूरा बिहार भी था, ये सब मिला करके बंगाल राज्य था। तो बंगाल राज्य पे डर भी था। किसका डर था? मराठों का डर था, क्योंकि उस समय मराठा साम्राज्य जो था चरम पर था। वो कहीं इधर हमला करते थे, कहीं उधर हमला करते थे, कहीं हैदराबाद में हमला करते थे, और बहुत मजबूत थे उनकी जो, अगर हम उस समय का मैप देखेंगे मराठा साम्राज्य का, तो पूरा मध्य प्रदेश और जितना पूरा महाराष्ट्र है वो सब मिला करके पूरा मुगल साम्राज्य इसके मराठा साम्राज्य के अंडर में आता था। सर मराठा साम्राज्य की स्थापना सर किसने की थी? मराठा शिवाजी शाहजी भोसले ऐसे करके कुछ नाम है ना, उन्होंने किया था। मतलब वो महत्वपूर्ण राजा थे, करे तो थे इनके पिताजी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे वो शिवाजी शाहजी भोसले थे, ठीक है ना। तो मराठा साम्राज्य जो है बहुत दूर तक था, इतना दूर तक था कि वो पश्चिम बंगाल की बॉर्डर से भी छूता था। तो मुर्शिद अली खां को इस बात का डर तो रहा ही होगा कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, मराठाओं का हमला ना हो जाए, तो बंगाल भी उनके यहाँ से छिन जाएगा। तो ये क्या थे? ये केंद्रीय सत्ता के अधीन थे, नाम मात्र के केंद्रीय सत्ता को स्वीकार करते थे। नजराने जो होते हैं, टैक्सेशन, कुछ ना कुछ जो राजस्व इकट्ठा होता था बंगाल राज्य से, रेवेन्यू इकट्ठा होता था, उसको केंद्रीय सत्ता को, केंद्र सरकार को भेजते थे। इससे उनको केंद्र सरकार का संरक्षण भी मिला हुआ था। लेकिन 1717 में जब ये सूबेदार बने तो धीरे धीरे ये जो है सोचे कि हम केंद्रीय सत्ता से अलग होते चले जाएं, और बंगाल राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चलाए। और 1727 में 1727 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर कौन आए? इनके दामाद थे इनके शुजाउद्दीन इनके दामाद थे। इनको गद्दी पर बैठाया गया।
शुजाउद्दीन कब तक रहे? 1727 में इनकी मृत्यु हुई। 1727 से 1739 तक जो है शुजाउद्दीन बंगाल साम्राज्य के सूबेदार बने रहे, सर्वे सर्वा ये बने रहे। और शुजाउद्दीन के बाद इनके बेटे थे सरफराज। सरफराज करके इनके जो बेटे थे उनको फिर इस पे बैठाया गया। सरफराज खां उनका पूरा नाम था। और सरफराज खां जब बैठे 1739 में, जैसे गद्दी पर बैठे तुरंत एक बहुत ही कुशल शासक था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। कुछ लोग अलवर्दी बोल देते हैं, तो अलवर्दी गलत है, अलीवर्दी खां बोलते हैं उनको, अलीवर्दी खां। तो ये 1729 में तुरंत सरफराज खां को हटा करके 1729 पे ये बैठ गए और 1756 तक ये पूरे बंगाल राज्य को चलाए। बंगाल राज्य में जो रेवेन्यू वाला सिस्टम था, जो राजस्व था, उसको सही किया इन्होंने। जो इजारेदारी व्यवस्था होती है, जैसे अगर हम मुर्शिद अली खां की बात करें या शुजाउद्दीन की बात करें या सरफराज खां की बात करें या अलीवर्दी खां की बात करें, इन सभी ने मिल करके एक व्यवस्था चलाई जिसको बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था जैसे होता है एक जमींदारी व्यवस्था, वैसे ही इजारेदारी व्यवस्था होती है। इसमें ठेके पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उसको ठेका दे दिया जाता है कि आप पूरे राज्य का टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो इजारेदारी व्यवस्था थी। ये सोचे कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं इजारेदारी व्यवस्था करके, लेकिन इजारेदारी व्यवस्था जो थी वो अपने आप में उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को ठेका दे करके किसी राज्य में टैक्स कलेक्शन कराया जाएगा तो वो बहुत सारा लूटपाट, जो किसान हैं उनके ऊपर अत्याचार करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन इन्होंने जो भी करना था किए। एक इनमें बड़ी अच्छी बात ये थी कि धर्मनिरपेक्ष थे, धर्मनिरपेक्ष थे, सेकुलर थे। इनके राज्य में जो दीवान थे वो हिंदू भी होते थे। जो इजारेदारी व्यवस्था में बहुत सारे लोगों को चयन किया वो भी बंगाली हिंदू थे। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई और अपने बंगाल साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत तगड़ा मोड़ आता है, और जिसको कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि तब से भारत की जो किस्मत है, भारत की किस्मत खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सन 1717 में क्या हुआ, उस समय फर्रुख सियर एक शासक थे, फर्रुख सियर, जो कि केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय सत्ता में प्रमुख थे उस समय। तो फर्रुख सियर ने इनसे, ब्रिटिश कंपनी ने निवेदन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निवेदन किया कि हमें पूरे भारत में या कहीं कि बंगाल में हमें व्यापार करने की बहुत सारी छूट प्रदान की जाए। तो फर्रुख सियर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो इन्होंने छूट प्रदान की। इन्होंने एक फरमान निकाला। क्या निकाला इन्होंने? एक फरमान निकाला। फरमान शब्द का बहुत प्रयोग होता है बहुत सारी किताबों में। फरमान मतलब होता है शाही आदेश, शाही आदेश, यानी कि हम कह लें रॉयल ऑर्डर। शाही आदेश फर्रुख सियर साहब ने निकाला और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी सहूलियतें दी। उसमें से दो सहूलियत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आगे सभी के साथ झगड़ा होता रहा। वो कौन सी दो सहूलियतें थीं इस फरमान में, शाही आदेश में? एक तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बंगाल में कोई भी ट्रेड करें, चाहे इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट करें, चाहे आयात करें चाहे निर्यात करें, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स देने से उनको छूट मिल गई कि आप ना ही कोई एक्साइज ड्यूटी दीजिए, ना ही कोई आप इंपोर्ट ड्यूटी, ना ही कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी ना दीजिए। तो पूरी तरीके से इनको छूट मिल गई। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए लाभ का सौदा रहा। और दूसरा, अंग्रेज़ों को दस्तक को अंग्रेजी में पास भी कहने का रिवाज है।
पास जारी करने का अधिकार दे दिया। पास जारी करने का अधिकार दे दिया। पास जारी करने का मतलब ये है कि मान लो बंगाल राज्य में किसी को मध्य प्रांत से, यानी कि आज के मध्य प्रदेश से किसी को बंगाल में ट्रेड करना है, तो ट्रेड कैसे होगा कि मान लो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मान लो बंगाल है, इधर से किसी एक्स नाम के व्यापारी को वो उत्पादन किया, कपड़ा बनाया और ला करके बंगाल में उसको बेचना है, तो यहीं बॉर्डर पे जो है अधिकारी उसको रोक लेंगे, कहेंगे आप पहले इसमें व्यापार करने के लिए कुछ हमें टैक्स दीजिए। तो टैक्स कलेक्शन जो होता था, तो दस्तक जारी करने का अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया, यानी कि अंग्रेज़ यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और वो जिसको दस्तक दे देंगे, यानी कि पास दे देंगे, वही जाकर के बंगाल में व्यापार कर सकता है। समझ में आ रहा है ना ये बात? जैसे मान लो मध्य प्रदेश से किसी को बंगाल में व्यापार करना है, तो यहीं अंग्रेज़ बैठे हैं बॉर्डर पे, अंग्रेज़ पास लेकर के बैठे हैं, अगर किसी को व्यापार करना है तो वो अगर जिसको पास दे दिए तो वही जाकर के बंगाल में व्यापार कर सकता है। तो दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया। तो इससे दुरुपयोग क्या हुआ? 2-3 दुरुपयोग इससे होने लगे। एक तो जो कंपनी के निजी अधिकारी थे, कंपनी के जो निजी अधिकारी थे, फर्रुखसियर ने अपने फरमान में ये चीज़ साफ साफ तो नहीं कहा था, लेकिन हाँ आगे के जो मुर्शिद अली खां जो हैं, इनके बीच में और कंपनी के बीच में इस बात की ठनक बनी हुई थी कि इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए कि दस्तक जारी करने के अधिकार की जो सीमा है वो कहाँ तक होगी। मतलब ये कि कंपनी के जो निजी व्यापारी थे, उसके जो कर्मचारी थे, उनको दस्तक जारी करने का अधिकार नहीं था। मतलब ये कि मान लो मध्य प्रदेश में रहने वाला कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी है, उसको यहाँ पर व्यापार करना है बंगाल में आकर के, तो उसको पास नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। अगर कोई कर्मचारी है वो अपना निजी व्यापार कर रहा है तो उसको पास नहीं दिया जाएगा, उससे टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, इनको दस्तक जारी करने का अधिकार था, तो कहते थे ये भी गोरा है, हम भी गोरे हैं, तो क्यों इससे टैक्स लिया जाए। इसको समझने का प्रयास करो। मान लो ये मध्य प्रदेश है, ये मान लो बंगाल है, तो व्यापारी 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो अंग्रेज व्यापारी हो सकते हैं, एक भारतीय व्यापारी हो सकते हैं। अंग्रेज व्यापारी में भी 2 लोग हो सकते हैं, एक तो कंपनी के अधिकारी हो सकते हैं और एक कंपनी के कर्मचारी हो सकते हैं, ठीक ना। व्यापार कौन कौन करेगा? या तो अंग्रेज करेंगे या तो भारतीय करेंगे। अंग्रेज में भी 2 लोग थे, एक तो या तो कंपनी व्यापार करेगी या तो कर्मचारी व्यापार कर सकते हैं। जो दस्तक जारी करने का अधिकार था वो सिर्फ कंपनी को ही दिया गया था, कर्मचारी को नहीं दिया गया था। लेकिन अंग्रेज यहीं बॉर्डर बैठे हैं, वो देखिए भी गोरा है, तो दस्तक उसको भी दे दिए, पास उसको भी दे दिए। वो बिना टैक्स लिए, इनसे बिना इस कर्मचारी से टैक्स लिए जाकर के व्यापार इनसे करने की छूट दे देते थे। यहाँ से जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था वो सारा का सारा बंगाल की सरकार को जाता था। तो अंग्रेज़ तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई हमारा गोरा भाई जो है उससे हम टैक्स लें फिर उसको केंद्र सरकार को दें, या मतलब बंगाल की सरकार को दें। तो कर्मचारी को छूट दे देते थे कि जाओ भाई व्यापार करो, और जो भारतीय थे इनसे पूरा टैक्स लेते थे। तो इससे तो नुकसान भारतीयों को ही हुआ ना, कि मध्य प्रदेश से गया यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो भारतीयों से टैक्स ले लिए, उसको दस्तक नहीं दिए, व्यापार नहीं कर पाया। या कभी कभी क्या करते थे कि भारतीयों को भी दस्तक पास दे देते थे। पास कैसे दे देते? बहुत सारा पैसा लेकर के, कि आपको अगर बंगाल में व्यापार करना है करिए, लेकिन अगर आपको ये सामान 100 रुपये बेचना था तो आप मुझे इसमें से 20 रुपये दे दीजिए, उसके बाद व्यापार करिए। तो भारतीयों को भी दे देते थे, लेकिन उनसे बहुत मोटा रकम लेते थे, ठीक ना। मान लो एक भारतीय को बंगाल में जा करके व्यापार करना है और टैक्स कलेक्शन उससे 10 रुपये होता, तो ये 10 के 10 रुपये बंगाल की सरकार को जाता। लेकिन अंग्रेज क्या किए कि 10 की जगह कहे कि आप भारतीय हो ना, आप 8 ही रुपये दे दो, आपका 2 रुपये बचत हो गया, आप 8 ही रुपये दे दो, 2 रुपये का आपका बचत हो गया, और ये 8 के 8 जो है अंग्रेज की जेब में चला गया, जिसको भ्रष्टाचार भी कहते हैं, करप्शन, ठीक ना। कि 8 रुपये में भारतीय फ़ायदा हो गया, लेकिन ये जो 10 के 10 रुपये बंगाल की सरकार को जाता, उसमें से एक भी रुपये बंगाल की सरकार को नहीं गया, 8 के 8 रुपये अंग्रेज की जेब में चले गए, जो अंग्रेज अधिकारी थे। तो इस तरीके से बहुत लूटपाट होना शुरू हो गया। भ्रष्टाचार जो है उनके अधिकारी में बहुत ज़्यादा चरम पे था। किसके सरकार में? मुर्शिद अली खां के, शुजाउद्दीन के, सरफराज खां के, उसके बाद अली वर्दी खां आए,
तो उनके शासन में ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारक था। जो प्लासी का युद्ध आगे पढ़ेंगे ना, प्लासी के युद्ध में ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण भी प्लासी का युद्ध हुआ और बंगाल की सरकार उसमें हार गई। तो अगर हम उसके कारणों में गिनेंगे तो एक भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार लूटपाट जो है तीनों चारों शासनकाल में चलता रहा, यानी कि 1756 तक लगभग चलता रहा ये। और 1756 में जैसा कि पहले ही बताएं कि अलीवर्दी खां जो थे, जो कि कब बने थे ये राजा, 1739 में सूबेदार बन गए थे। 1739 से 1756 तक अलीवर्दी खां चले और 1756 में अलीवर्दी खां की हो गई मृत्यु। अगर हम शॉर्ट में लिखें या पूरा ही लिख दें, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है ये राजा कब बना, तो 1739 में बना। कब तक बना, 1756 तक बना। मृत्यु कब हुई, 1756 में मृत्यु हुई। अब जब इनकी मृत्यु होगी 1756 में, तो कोई ना कोई तो राजा बनेगा। तो राजा कौन बनता, पहले का रिवाज क्या था कि जो राजा है राजा का बेटा राजा बन जाता था। उत्तराधिकार जिसको बोलते हैं, उत्तराधिकार किसको मिलता था, बच्चे को मिल जाता था, लड़का को मिलता था। लेकिन अलीवर्दी खां के कोई लड़का था नहीं, इनकी 3 बेटियां थीं। इनकी 3 बेटियां थीं और तीनों का विवाह हो गया था, शादी हो गया था। एक बेटी का ब्याह जो है ढाका में हुआ था, एक बेटी का ब्याह पूर्णिया में हुआ था और एक बेटी का विवाह पटना में हुआ था। ठीक ना, पटना जो आजकल बिहार की राजधानी है और ढाका जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है, और ऐसे ही एक स्थान है पूर्णिया। यहाँ पर इनकी 3 बेटियों का शादी हो गया। एक बेटी का ब्याह ढाका में हुआ, एक का पूर्णिया में हुआ, एक का पटना में हुआ। तो जो पटना वाली बेटी थी अलीवर्दी खां की, इनका एक बेटा था। इनके बेटे का नाम था निज़ामुद्दौला। निज़ामुद्दौला। और जो ढाका वाली इनकी बेटी थी अलीवर्दी खां की, उनका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था उनका, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, अजीब नाम है ना, लेकिन नाम था। तो घसीटी बेगम और निज़ामुद्दौला के बीच में क्या संबंध हुआ, मौसी का ना। कैसा संबंध बनेगा, मौसी का संबंध बनेगा, क्योंकि ये 3 की तीनों बहनें हैं, एक बहन का बेटा है ये, और ये इनकी मौसी बनेगी एक तरीके से। तो जब अलीवर्दी खां की 1756 में जब इनकी मृत्यु हो गई अलीवर्दी खां की, तो इन 3 की तीनों के बीच में इस बात का संघर्ष होने लगा कि बंगाल का साम्राज्य जो है कौन संभालेगा, जिसको बोलते हैं गृह कलेश। ठीक ना, और गृह कलेश जो है किसी के घर में फूट डालने का, किसी के घर के विनाश करने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे ही बंगाल विजय जो हुआ, अंग्रेज़ों ने जो प्लासी का युद्ध जीता, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है गृह युद्ध भी था। क्योंकि पूर्णिया भी चाहती थी, यानी कि पूर्णिया वाली जो बेटी थी इनकी, ये भी चाहती थी हम बंगाल में कब्जा कर लें। घसीटी बेगम भी चाहती थी कि बंगाल पे कब्जा कर लें। और पटना वाले जो निज़ामुद्दौला हैं ये तो चाहते ही थे, लेकिन अंततः जा करके निज़ामुद्दौला जो है ये 1756 में बंगाल के शासक बन गए। लेकिन इनका बहुत सारा विरोध हुआ। विरोध कौन कौन किया, इनके घर वाले खुद ही इनका विरोध किया कि आप नहीं बन सकते। दूसरा, इनके जो अधिकारी थे, यानी जब ये राजा बन गए तो इनके जो अधिकारी थे भ्रष्टाचारी थे, तो वो भी इनका विरोध किए कि आप जो है राजा बनने के योग्य नहीं हैं। वो भ्रष्टाचार करते थे, जो भी एक्साइज ड्यूटी था उसमें भ्रष्टाचार करते थे। तो पूरी तरीके से इनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। तो निज़ामुद्दौला अब मेन टॉपिक रह गया है। निज़ामुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत सारी कहासुनी हुई। कहासुनी क्या हुई, पहले ही पता है कि अंग्रेज़ जो हैं वो फ्रांसीसियों से जीते थे दक्षिण भारत में। अर्काट, तिरुचिरापल्ली, कर्नाटक, पूरा कब्जा उनका था। फ्रांसीसी पूरी तरीके से हारे हुए थे। अंग्रेज़ पूरी तरीके से आत्मविश्वास उनका बढ़ा हुआ था, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था।
वो जान रहे थे कि हमारी सैनिक शक्ति क्या है, और उनकी ये भी इच्छा थी कि बंगाल जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का एक क्षेत्र बन सकता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा हब है वहाँ पे, ठीक ना। कपड़ा मिल है, फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं, जो खेती है, खेती का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो अंग्रेज जान रहे थे कि अगर हमको अपना राजस्व बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो बंगाल पे विजय करना पड़ेगा। और इतने ज़्यादा आत्मविश्वासी थे कि वो निज़ामुद्दौला के जो आदेश होते थे, ऑर्डर होते थे, उसको भी नहीं मानते थे। ये कहे कि भैया आपको अगर टैक्स कलेक्शन करना है तो ये करना पड़ेगा, ये आपकी गाइडलाइंस हैं, तो ये नहीं मानते थे उसको अंग्रेज। तो निज़ामुद्दौला और अंग्रेज के बीच में जो है कुछ बातों को लेकर के ठन गई। उसमें से कौन सी बात थी? एक बात तो यही थी कि जो 1717 का जो उनको फरमान मिला हुआ था ना, फरमान यानी शाही आदेश मिला हुआ था, उसमें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो उनको विदाउट ड्यूटी यानी निःशुल्क आयात निर्यात करिए, उसके लिए निज़ामुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच में ये रहता था कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरा, अंग्रेज और निज़ामुद्दौला के बीच में क्या था कि जो दस्तक है यानी कि जो पास देने का अधिकार है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके ऐसे कर्मचारी जिनको इस दस्तक का अधिकार नहीं है एक्चुअली में, वो भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए भी निज़ामुद्दौला और इनके बीच में ठनी रहती थी। तीसरा, जब मुर्शिद अली खां थे, शुजाउद्दीन थे, अलीवर्दी खां थे, तो ये अपने कर्मचारी को पूरा कंट्रोल में लिए रहते थे। जो अंग्रेज़ कर्मचारी थे, जो अंग्रेज़ के अन्य अधिकारी थे, उनको कंट्रोल में लिए रहते थे, और भीगी बिल्ली की तरह वो इन सब की बात मानते थे। लेकिन जब वो आत्मविश्वासी बन गए तो इनकी बात क्यों माने, यानी कि कानून को भी नहीं मानते थे। तो इसके लिए भी निज़ामुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में ठन गई। और एक इनका खुद कारण था, भ्रष्टाचार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से निज़ामुद्दौला और उनके अपने ही लोगों के बीच में ठनी हुई थी। अगला हम कह सकते हैं गृह युद्ध जो था घसीटी बेगम और पूर्णिया के बीच में, उसके कारण भी ये परेशान थे कि कैसे हम अपनी स्थिति को अच्छी बनाएं। अभी अभी नए नए राजा बने हैं और चारों तरफ से इतना जो है कंट्रोल किया जा रहा है, इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं थीं। इसमें से एक समस्या तो ये थी कि, और प्रमुख समस्या उसमें से एक कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी कहाँ कर रहे थे? किलेबंदी एक शहर है कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी। किलेबंदी क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको डर था, जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा नक्शा हम थोड़ा सा रफली बनाएं, जैसे मान लो यहीं पे कलकत्ता है, कोलकाता के ऊपर में ही चंद्रनगर है। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का कब्जा था, कर्नाटक में ब्रिटिशों का कब्जा था, ठीक है। तो इनको जो है ब्रिटिशों को इस बात का खतरा होता था कि कहीं हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, तो इसलिए चाहते थे कलकत्ता का पूरी तरीके से किले बंद कर दें। किले बंद करने का मतलब ये है कि चारों तरफ से सिक्योरिटी लगा दें, बड़ी बड़ी बॉर्डर बना दें, उनके अंदर में फैक्ट्री रहे, उनके अंदर में उनके कर्मचारी रहें, ये पूरी तरीके से सेफ रहें। तो ये किले बंदी करने वाली बात जो है निज़ामुद्दौला को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इन्होंने रोका भी। और जब मुर्शिद अली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां थे, तो उस समय में भी ये किले बनाने की कोशिश करते थे अंग्रेज। फ्रांसीसी भी किले बनाने की कोशिश करते थे चंद्रनगर में, लेकिन वो इनको कंट्रोल किए थे कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, ये बंगाल जो है हमारी भूमि है, आप इतनी दूर से आए हो, हमारे ही देश में किलेबंदी करोगे, हमारे ही देश में सेना बनाओगे, हमारे ही देश वालों से लड़ोगे, तो इतना अधिकार नहीं होगा, आप खाली व्यापार करो, व्यापार तक ही आपका अधिकार है। लेकिन जब ये बने निज़ामुद्दौला, तो अंग्रेज़ को पता था इनके सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, किलेबंदी क्या कर लेंगे, हमारा किलेबंदी करेंगे अपना। तो ये बात जो है निज़ामुद्दौला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और यहीं से जो है प्लासी के युद्ध का एक कारण स्टार्ट होता है। जब किलेबंदी करना शुरू किए तो निज़ामुद्दौला जो है नए नए बने थे, जोशीले थे, गर्मजोशी मिजाज के थे, युवा थे, कर्मठी भी थे, कैसे शासन प्रशासन चलाना है ये इनको पता था, लेकिन थोड़ा सा जोशीले ज़्यादा थे, ठीक ना। ये क्या किए, अपने थोड़े बहुत
जिनकी सेना थी उनके साथ निकले। अब कासिम बाज़ार, पश्चिम बंगाल में ही कासिम बाज़ार है। कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री पर इन्होंने कब्जा कर लिया। फैक्ट्री को एक तरीके से कह लें कि तहस नहस कर दिया। और ये घटना कब की है? ये घटना है 20 जून 1757 की। और 20 जून 1757 को ही एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी, जिसको हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। 20 जून 1757 को ही एक घटना और हुई थी, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, यानी इसको हम काल कोठरी की घटना भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर बोलें इसको तो काल कोठरी की घटना इसको बोल देते हैं। काल कोठरी की घटना क्या थी कि करीब करीब 146 लोगों को निज़ामुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे की डायमेंशन जो थी वो 14 फीट बाई 18 फीट थे। 14 फीट बाई 18 फीट के एक कमरे में निज़ामुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। अगले दिन पता लगा उसमें से सब के सब मर गए। यानी जब 21 जून 1757 को जब दरवाज़ा खोला गया तो उसमें सब के सब मर गए, खाली 23 अंग्रेज़ बचे। 23 अंग्रेज़ में से एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था हॉलवेल जब निकले बच करके किसी तरह जीवित, तो इन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि 14 बाई 18 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया, 23 लोग बचे हैं, उसमें से हम भी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है प्लासी के युद्ध के लिए। इसको तात्कालिक घटना के रूप में देखा जाता है कि एक्चुअली में इसी के कारण प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन इसके पहले कासिम बाज़ार पर हमला भी कर चुके थे। अब कासिम बाज़ार पर हमला करने के बाद ये कहाँ बढ़ गए? ये बढ़ गए कलकत्ता में बढ़ गए। कलकत्ता में जहाँ किलेबंदी वगैरह हो रही थी वहाँ पर गए, किले पे ताला लगा दिया कि लो कर लो अब किलेबंदी। तो उसके बाद अंग्रेज़ जो है पूरी तरीके से डर गए कि भाई कासिम बाज़ार पे भी हमला हो गया, ब्लैक होल की घटना हो गई है, कलकत्ता पर भी ताला लग गया है फैक्ट्री में। तो क्या किए, जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता के बाद ये सब बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, है ना। तो बे ऑफ बंगाल के रास्ते ये भागने लगे। अब पूरा ऐसे नक्शा बनाया तो यही मद्रास है, तो जब कलकत्ता पे भी ताला लग गया तो सब कूदे अपने नाव में कूदते कूदते भागने लगे। भाग करके एक द्वीप आता है इसी समुद्र में ही, उस द्वीप का नाम फुल्टा। इस द्वीप का नाम क्या है? फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप में ये लोग आकर के रुक गए। ये पहले से फुल्टा द्वीप को बना रखे थे अपना एक नौसैनिक अड्डा टाइप का, कि नौसेना अड्डे थे इनके, सशस्त्र बल थे एक तरीके से मान लो। तो यहाँ पर क्या आकर ये शरण लिए। उसके बाद ये आ गए मद्रास भाग करके आ गए। अब मद्रास में उस समय जो एक क्लर्क था, बहुत ही जोशीला क्लर्क था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पहले तो ये क्लर्क था, बाद में धीरे धीरे इसकी योग्यता जब बढ़ती गई तो इसको गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। और उस समय ये कह लें कि नौसेना का या सेना का जो आर्मी होती है, आर्मी का ये हेड था रॉबर्ट क्लाइव। और जो नौसेना थी यानी कि जो नेवी थी उसका हेड था रॉबर्ट वाटसन। ये नेवी का हेड था। तो आर्मी के हेड रॉबर्ट क्लाइव, नेवी के हेड रॉबर्ट वाटसन इनके पास आए, कहे कि अब हमला करने का समय आ गया है, कोलकाता में चलिए, कलकत्ता में हमला करिए। तो ये आ गए अपनी पूरी नौसेना के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ, रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट वाटसन को एडमिरल वाटसन भी बोल सकते हैं। एडमिरल वाटसन मतलब कि जो नौसेना का अधिकारी होता है उसको एडमिरल बोलते हैं, ठीक ना। जो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ होता है उसको एडमिरल बोलते हैं। तो एडमिरल वाटसन बोल लो या उसका नाम बोल लो रॉबर्ट वाटसन। इनका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, ये इनको बोलते कर्नल क्लाइव बोल लो। जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कर्नल बोलते थे, तो कर्नल क्लाइव और एडमिरल वाटसन ये दोनों अपनी पूरी आर्मी, पूरी नौसेना लेकर के फटाफट पहुंच गए कोलकाता में। और कोलकाता में युद्ध होना आरंभ हो गया। और अंग्रेज़ों को पहले ही पता था कि गृह युद्ध ये सब क्लेश बढ़ा हुआ है,
तो उनके जो मेन अधिकारी थे निज़ामुद्दौला के, जैसे मेन अधिकारियों में हम कह लें कि एक नाम था मानिक चंद, एक नाम था अमी चंद, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी लोग थे, मानिक चंद थे और अमी चंद थे। इन सबको अपने में मिलाना शुरू कर दिए। और सबसे ऊपर तो नाम रखना जरूरी है मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र जो था वो मीर बख्शी के पद पर था, यानी कि सेनापति था, कहने चीफ ऑफ डिफेंस, सेनापति था ये मीर जाफ़र। और मानिक चंद जो था वो एक पूरे बंगाल का अधिकारी था। इनको भी अपने कब्जे में ले लिए। कब्जे में क्या मतलब, मिला लिए, फुसला लिए। अमी चंद जो था ये एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, बिजनेसमैन था। इसके अलावा जगत सेठ एक नाम आता है, जगत सेठ, ये बैंकर था। क्या था ये? बैंकर था। इसके अलावा आदिम खान भी एक नाम और आता है, आदिम खान भी सेनापति था, ठीक ना। आदिम खान और मीर जाफ़र दोनों सेनापति था। मीर जाफ़र को मीर बख्शी भी कहते हैं। मीर बख्शी एक पद होता है, मीर बख्शी के पद पर था ये। और आदिम खान भी सेनापति था। इसके अलावा इसका एक दीवान था जिसका नाम था राय दुर्लभ। किसका? निज़ामुद्दौला का राय दुर्लभ, ये था दीवान। इनको भी आपने मिला लिए क्योंकि सब के सब भ्रष्टाचारी थे, सबको मिला लिए। और घसीटी बेगम को मिला लिए। घसीटी बेगम कौन था? निज़ामुद्दौला की मौसी, है ना जी। तो घसीटी बेगम को भी अपने में मिला लिए। इनको हम ब्रैकेट में लिख लें, मौसी को मिला लिए। इसके अलावा ये शौकत जंग भी एक सेनापति था, उसको भी अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया। तो ये सारे के सारे जो एक्चुअली निज़ामुद्दौला के ही लोग थे, ये सब के सब मिल गए अंग्रेज़ों के साथ। और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। और अगर निज़ामुद्दौला की तरफ से और लोगों को देखें तो रॉबर्ट क्लाइव भी था, रॉबर्ट वाटसन भी थे। तो प्रमुख लोगों की लिस्ट है। आदिम खान जो कि सेनापति था, मीर जाफ़र जो कि मीर बख्शी के पद पर था, जिसको सेनापति भी कहते हैं, मानिक चंद एक अधिकारी था, अमी चंद व्यापारी, जगत सेठ बैंकर, राय दुर्लभ दीवान, घसीटी बेगम उसकी मौसी, शौकत जंग जो कि एक सेनापति ही था। उसके अलावा आर्मी के जो मेन थे रॉबर्ट क्लाइव, नेवी के जो मेन थे रॉबर्ट वाटसन। ये सब के सब जो हैं अंग्रेज़ों की तरफ एक तरफ थे। मीर जाफ़र जो कि एक्चुअली निज़ामुद्दौला का सेनापति था, वो भी उसकी तरफ चुपके से मिला हुआ था। और इनकी तरफ से अगर देखें सिराजुद्दौला की तरफ से, तो मीर मदान थे और मोहन लाल थे। इनकी तरफ से जो थे वो दो लोग थे, यहाँ पे लिख लें। इनकी तरफ से जो थे सपोर्टर वो मीर मदान थे और मोहन लाल थे। ये दो लोग मैं निज़ामुद्दौला की तरफ से लीड कर रहे थे। अब ये सारी की सारी सेना जो है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कासिम बाजार पर जब हमला किए थे निज़ामुद्दौला ने, तो अपने 30,000 सैनिकों के साथ आए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार पर हमला किए थे ये। तो ये सारे के सारे मिल गए अंग्रेज़ों से। निज़ामुद्दौला की तरफ से मीर मदान थे, मोहन लाल थे, इनके सेनापति थे, बहुत ही योग्य थे। ये इनकी तरफ से लड़ रहे थे। और इनकी सारी की सारी सेना कहाँ पर आई? प्लासी में आई, ठीक ना। एक स्थान है पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से ही लगभग 15-20 किलोमीटर आगे जाएंगे, या हम कह लें 20 मील दूर जाएं, 20 मील दूर, तो एक स्थान पड़ता है पलाशी। पुस्तकों में लिख रहा था प्लासी ने, लेकिन उसका एक्चुअली नाम क्या था? पलाशी था। पलाशी एक फूल होता है पलाश,
पलाश एक फूल होता है जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है पलाश ही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। पलाश से क्या होता है कि डाई निकाले जाते हैं, रंग निकाला जाता है। और प्लासी में जो है पलाश का फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, वो पलाश के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसका नाम ही पलाशी रखा हुआ था। तो अंग्रेज़ लोग बहुत सारे वर्डों का जो उच्चारण नहीं कर पाते ठीक तरीके से ना, तो इसलिए वो पलाशी नहीं बोल पाते थे, वो प्लासी बोलना शुरू कर दिए। तो बाद में उस जगह ही का नाम पड़ गया प्लासी। पलाशी भूल गए सब लोग, उस जगह का नाम ही प्लासी पड़ गया। इसी प्लासी में ये सारे लोग एक तरफ और निज़ामुद्दौला अकेला और मीर मदान मोहनलाल ये सब भी इनकी तरफ, मीर जाफ़र भी इनकी तरफ थे, आदिम खान भी निज़ामुद्दौला की तरफ थे। लेकिन जब इधर निज़ामुद्दौला थे, इधर ब्रिटिश थे, दोनों का हमला हुआ तो इधर से मीर जाफ़र जो है सैनिक को अपने आगे बढ़ाए नहीं, जो आदिम खान जो है ये अपने सैनिक को आगे बढ़ाए ही नहीं। यही मीर मदान और मोहनलाल यही दोनों लोग आगे बढ़े। अब ब्रिटिशों की सारी सेना कूद पड़ी इसमें। अब भयंकर युद्ध हुआ। इसमें इनकी तरफ से जो है खाली 29 लोग मरे थे, निज़ामुद्दौला की तरफ से खाली 29 लोग मरे, 500 लोग मरे थे, और ब्रिटिशों की तरफ से खाली 29 लोग मरे थे। तो एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं ये निर्णायक युद्ध था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एक तरीके से पहले से ही मिली भगत थी, कोई सेना ठीक से आगे बढ़ी ही नहीं, तो पहले से निश्चित था कि ब्रिटिश ही जीतेंगे। 29 लोग इनके मरे थे, 500 लोग इनके मरे थे, और फटाफट इनकी सारी सेना धाराशायी हो गई। और प्लासी का युद्ध जीत गया। कौन जीत गया? ब्रिटिश जीत गए। और जब ब्रिटिश जीते तो निज़ामुद्दौला जो थे ये भागने लगे फील्ड से अपने, क्योंकि अकेले रह गए ना, तो ये भागने लगे। तो ये जो मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र, इसका बेटा था मीदन, मीर जाफ़र का बेटा मीदन उसका नाम था। उसने जो है इसको मार दिया। किसको मार दिया? निज़ामुद्दौला को मार दिया। तो इस तरीके से प्लासी के मैदान में यह ऐतिहासिक लड़ाई हुई। एक करेक्शन यहाँ पर कर लेंगे, ये सिराजुद्दौला है। निज़ामुद्दौला जो है वो अवध में एक शासक रहा था, इसका नाम सिराजुद्दौला है, ठीक ना। सिराजुद्दौला, इसको प्यार से सिराज भी बोल देते थे, ठीक ना। तो ये युद्ध हुआ इसके प्लासी के मैदान में। जब ये युद्ध हो गया तो मीर जाफ़र पहले से इनसे मिले हुए थे अंग्रेज़ों से, तो मीर जाफ़र को बना दिए अगले सेनापति। और जो मीरन थे, किसके? मीर जाफ़र के जो बेटे थे मीरन, मीरन जो है सिराजुद्दौला को उनकी हत्या कर दी प्लासी के मैदान में, ठीक ना। तो इनकी कहानी हो गई यहीं पर समाप्त। अगले राजा आ गए मीर जाफ़र। मीर जाफ़र आए तो जब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया तो उनसे बहुत सारा उपहार मांगना शुरू किए कि भाई आपको हम राजा बना दिए बैठे बिठाए, आपको खाली क्या करना पड़ा, अपने जो सर्वे सर्वा थे उनको धोखा देना हुआ, तुम्हें बैठे बिठाए नवाब बन गए, तो हमें कुछ उपहार दो। तो प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है, इस दृष्टि से अब इस छोटे से टॉपिक को और देख लें कि प्लासी के युद्ध का क्या महत्व रहा। तो पहला तो महत्व ये रहा कि मीर जाफ़र जो है अगले वहाँ के बन गए नवाब। ये अगले नवाब बन गए। नवाब कब तक रहे ये? तो 1757 से 1760 तक ये नवाब बने रहे लगातार। जैसे युद्ध जीते तो 1,77,00,000 रुपए जो है मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया उपहार स्वरूप। जो वॉट्स थे, कौन? एडमिरल वाटसन, उनको 10 लाख रुपए दिए। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको 20 लाख रुपए दिए। इसके अलावा बहुत सारा इन्होंने उपहार दिया। उपहार को दूसरी भाषा में हम रिश्वत बोल सकते हैं, रिश्वत दिया। मीर जाफ़र को एक तरीके से पिट्ठू
नवाब भी बोला जाता है। कैसा नवाब? पिट्ठू नवाब। पिट्ठू नवाब बोल लें या कठपुतली नवाब भी इनको बोला जाता है। कठपुतली क्या होता है? एक तरीके का खिलौना होता है ये। उसमें डोरे से गुड़िया या गुड्डे को बांधा जाता है और कोई व्यक्ति को जब उस गुड्डे के साथ खेलना होता है तो अपने हिसाब से डोरे को खींचता है, तो उसी तरीके से नाचता है गुड्डे गुड़िया का। उसको बोलते हैं कठपुतली, यानी अपने उंगलियों के इशारे पे चलाना। तो मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब की तरह बना रखे थे, जब चाहें तब इनसे वसूल कर लेते थे कि पैसा चाहिए। इसके अलावा जो बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पर फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार करने की अनुमति ले लिए कि यहाँ तक भी हमें व्यापार करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की प्रेसिडेंसी थी, महाराष्ट्र बोलें या बम्बई प्रेसिडेंसी बोलें इसको, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसका जितना भी खर्च होगा वो बंगाल वाले राज्य से ही निकाला जाए। तो ये सारा खर्चा भी मीर जाफ़र के ऊपर लाद दिए। इसके अलावा एक महत्व इसका क्या और हो सकता है कि 1707 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी औरंगज़ेब की, तो जितने भी स्टेट बने थे उसमें से एक स्टेट था अपना बंगाल भी था। तो बंगाल पे इनका जब कब्जा हो गया तो ये पूरे भारत में जितने भी प्रमुख राज्य थे उसमें से एक राज्य ये भी बन गया, यानी हम कह लें इनको, तो इनका राजनीतिक महत्व जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा इनकी सैनिक शक्ति क्या है, कितनी मजबूत है, उसका भी अंदाज़ा इस बात से लग गया कि अंग्रेज़ कितने मजबूत हैं। इसके अलावा राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत इनके हाथ में आ गया। तो ये कुछ इनके कह लें महत्व हैं प्लासी के युद्ध का। तो इसमें उम्मीद है कि इतना ही पर्याप्त रहेगा। अभी इसके बाद बक्सर का युद्ध भी हुआ था। बक्सर के युद्ध की कहानी मीर जाफ़र से ही शुरू होगी, तो उसको अगले वीडियो में कवर करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसमें बस इतना ही रखेंगे, ठीक है? तो इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।